मम्मी, मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है। अब मैं कल क्या पहनूंगी राशि की जन्मदिन पार्टी में? नहीं, या तो मुझे अभी आप पैसे देंगी या फिर मेरे साथ चलेंगी बाजार से नए कपड़े लाने के लिए। बस दो चार कपड़े पहन पहन कर मैं तो तंग ही आ चुकी हूँ। मुझे भी शर्म आती है, मेरी सारी सहेलियाँ नए नए कपड़े पहनती हैं। अरे, तू तो अपनी बहन निकिता के कपड़े पहन लेना। वैसे भी तुझसे कितनी ही छोटी है। हाइट भी तुम दोनों की लगभग एक जैसी ही है। नहीं मम्मी, मैं निकिता के कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे कॉलेज आने जाने के लिए भी नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी यह मेरा फाइनल ईयर है और मैं फाइनल ईयर में अच्छे तौर तरीके से रहूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। चल, आज शाम को हम लोग चलते हैं बाजार। अब तुम फाइनल ईयर में हो, पढ़ाई पर डबल ध्यान दो। ठीक है मम्मी, कहते हुए रिधिमा अपनी माँ कविता की गले लग गई। अरे अरे, मेरी जान ले लेगी क्या? शाम को हमको बाजार जाना है तो खाना अभी से बना कर रख दूंगी, तभी तो इत्मीनान से शॉपिंग कर पाऊंगी। चला जा, सब्जी कटवा दे। नहीं, मैं सब्जी नहीं काटूंगी, मेरे नाखून ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी आज ही नया कलर लगाई हूँ, ख़राब हो गया तो? रिधिमा, तुम बहुत नखरे करने लग गई हो। देखती हूँ ससुराल में यह नखरे किसको दिखा पाओगी। कविता जी अपनी दोनों बेटियों के साथ 9:30 बजे शॉपिंग करके घर लौट रही थी। अरे बाबा, इतना लेट हो गया। वैसे तो मैंने उनको कह दिया था कि वे खाना पीना खा ले। अरे मम्मी, आप भी नाहक परेशान होती हैं। आप तो पापा को जानती हैं ना, कितने टाइम के पक्के हैं। पक्का टीवी देख रहे होंगे या फिर गहरी नींद में होंगे। रिधिमा ने अपनी माँ को आश्वस्त किया। तीनों माँ बेटी ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात हो जाने से ऑटो वाले ज़्यादा भाड़ा मांग रहे थे। इसीलिए कविता जी अभी तक निकिता और रिधिमा के साथ खड़ी थी। तभी एक ऑटो वहाँ से चलती हुई आई, जिसमें एक सवारी बैठा हुआ था। अरे करण बेटा, घर जाने की तैयारी हो रही है। अरे आंटी, आप कहाँ से आ रही हैं? अरे क्या बताऊँ, यह रिधिमा है ना, इसको बड़ी शॉपिंग की पड़ी थी। इसी की जिद के चलते शॉपिंग करने यहाँ चली आई। लेकिन क्या बताऊँ, यह ऑटो वाले तो मनमानी पर उतर आए हैं। तीन औरतों को अकेली देखी नहीं कि खाने लगी भाव। चलो, अब तुम मिल गए तो थोड़ा निश्चिंत हूँ। करण ऑटो की पिछली सीट से उठकर ऑटो के आगे वाली सीट पर बैठ गया, ड्राइवर के साथ चिपक कर। कविता जी, रिधिमा और निकिता पिछली सीट पर आराम से बैठ गई। कविता जी करण को बचपन से जानती थीं। करण कविता जी के घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहता था। करण अपने अच्छे व्यवहार और स्वभाव से पूरे इलाके में जाना जाता था। सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। पढ़ाई में कमज़ोर रहने के कारण उसने 12वीं के बाद ही अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस क्या, समझ लो छोटा सा शॉपिंग मार्ट। मेहनती होने के कारण उसका यह शॉपिंग मार्ट चल निकला था। इसी कमाई के बलबूते उसने अपना 2 मंजिला घर बनवा लिया था। रिधिमा को छोड़कर उसके पूरे घर वाले करण को बहुत मानते थे। कभी भी किसी चीज़ की कमी होती तो वे लोग करण को ही याद करते और करण भी चला आता भागा भागा। करण मन ही मन रिधिमा को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी यह बात जाहिर नहीं की, क्योंकि रिधिमा के सपने बड़े ऊंचे ऊंचे थे। वह कहाँ मामूली से करण को भाव देती। देखते ही देखते समय सरकता गया। रिधिमा ने फाइनल एग्ज़ाम दे दिए। अब घर में खाली बैठी रहती। रिधिमा की बेस्ट फ्रेंड काव्या की शादी होने वाली थी। काव्या चाहती थी कि रिधिमा शादी के एक हफ्ते पहले ही उसके घर में आ जाए। काव्या, तू तो जानती है ना मेरी मम्मी को, इतने दिनों के लिए तो वो। काव्या रिधिमा की बातों को बीच में काटते हुए बोली, तो तू सिर्फ नाम की ही सहेली है। क्या फ़ायदा ऐसी सहेली का जो मेरी किसी खुशियों में शामिल ही नहीं हो सके। लेकिन माँ से इजाज़त मिलना मुश्किल है, फिर मुझे लाएगा कौन? देख रिधिमा, शादी के बाद मैं दुबई चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब आना हूँ। तुम्हें आना ही पड़ेगा। वह मेरे कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। उसका लगाव देखकर मुझे आने का वादा करना पड़ा। अब मेरे सामने 2 मसले थे, एक तो घर वालों की इजाज़त और दूसरे किसके साथ जाऊंगी। घर आकर मैंने माँ को बताया। माँ, काव्या की शादी है,
उसकी शादी मुझे हर हाल में अटेंड करनी है, फिर वह दुबई चली जाएगी। कहाँ पर है शादी? माँ, काव्या तो हीरा नगर में रहती है। बेटा, इतनी दूर कैसे जाओगी? कहीं पास होती तो मैं साथ चलती। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। पापा से कहें वो साथ चले। नहीं, वो भी नहीं जाएंगे। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी वक्त पापा और करण भी आ गए। करण अक्सर हमारे घर आता रहता था। पूरी बात सुनकर पापा भी यही बोले, बेटा, भेजने में कोई हर्ज नहीं है, पर जाओगी कैसे? अचानक करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से बोला, छोटी सी ही बात है, मैं छोड़ आऊँगा। पापा राजी हो गए, पर माँ को ऐतराज़ था। लेकिन उनके ऐतराज़ ने मेरी जिद के आगे दम तोड़ दिया। दूसरे दिन शाम को करण किसी की कार लेकर आ गया। मैं खूब तैयार हुई थी। काव्या के घर जैसे रंग व नूर की बारिश हो रही थी। उसके घर के आगे बड़ा सा शामियाना लगा था, जहाँ उपटन का फंक्शन होना था। करण मुझे घर के बाहर उतार कर चला गया। मैंने उसे 10 बजे आने को कहा। सारी मेहमान लड़कियां अच्छे कपड़ों और जेवरों से सजी धजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ अलग लग रहा था। मैं काव्या के पास पहुंची। वह लड़कियों से घिरी बैठी थी। उसने पीले रंग का हल्दी का जोड़ा पहन रखा था। उसी वक्त राशि आ गई, जो मेरी दूसरी अच्छी सहेली थी। वह मुझसे लिपट गई। उसने पूछा, रिधिमा, किसके साथ आई हो? मैंने कहा, अपने दोस्त के साथ आई थी, उसे वापस भेज दिया। अरे, वापस क्यों भेज दिया? इतने लड़के हैं, वह भी शामिल हो जाता। अरे, 10 बजे लेने आ जाएगा। लड़कियां ढोलक लेकर बैठ गई। गीत और डांस होने लगा। राशि ने कहा, चला नीचे की रौनक देख कर आते हैं। सामियाने में स्टेज सज रहा था। राशि ने एक स्मार्ट सी नौजवान से मिलाते हुए कहा, ये मेरे कज़िन विवेक हैं और ये मेरी प्यारी दोस्त रिधिमा है। विवेक खूबसूरत लड़का था। उसने खासे महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया तो मैं झिझक गई। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और गर्मजोशी से कहा, अरे राशि, तुम्हारी दोस्त इतनी खूबसूरत है, इसे कहाँ छिपा कर रखा था? मोहतरमा, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। मैं क्या कहती भला। वह फिर बोला, गर्मी लग रही है, आओ चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। मैं इनकार करती रही। दोनों मुझे हाथ पकड़कर कार में ले गए। हमने साथ बैठकर आइसक्रीम खाई। वह भरपूर नज़रों से मुझे देखता रहा। उसकी बेतकल्लुफ़ी देखकर मैं हैरान थी। फिर मैंने सोचा, बड़े लोगों में ऐसा ही होता होगा। हम वहाँ से लौटकर आए तो मैंने दूर से करण को खड़े देखा, पर मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। विवेक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम वापस कैसे जाओगी? मैंने कहा, मेरा दोस्त लेने आएगा। अगर वह न आता तो मैं तुम्हें छोड़ आता। कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने सोखी से कहा। उस लड़के विवेक ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया था कि मुझ पर फिदा हो गया। मेरा दिल भी उसकी तरफ खींच रहा था। उपटन शुरू हो चुका था। हमने एक रस्म निभाई और खाने की तरफ बढ़ गए। मैंने राशि से पूछा, ये तुम्हारा कज़न कुछ काम करता है या पढ़ता है? इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शानदार बंगले में रहता है। फैमिली दुबई में है। इसके खर्च के लिए इतना भेजते हैं कि दोनों हाथों से लुटाता है। कुछ बिजनेस सेट करने का भी इरादा है। करीब 11 बजे फंक्शन से निकलकर बाहर पहुंची तो करण बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, आप जल्दी आ गए थे, इसीलिए इतना इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं, आपकी राह देखना तो मेरा नसीब है। रास्ते भर वह चुप रहा। मुझे डर था कहीं विवेक के बारे में ना पूछ बैठे। उतरते वक्त मैंने शुक्रिया कहा तो उसने पूछा, अब कब जाना है? मैं विवेक के जादू में डूबी हुई थी। फ़ौरन बोली, अब रोज़ ही जाना होगा। अच्छा। उसके जाने के बाद मैं ख्यालों में डूब गई। एक तरफ पूरी चमक दमक के साथ विवेक खड़ा था, दूसरी तरफ करण। दिल कह रहा था कि मैं करण के साथ अन्याय कर रही हूँ, मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन करण कार लेकर आ गया। मुझे उसके साथ जाना पड़ा। जैसे ही मैं कार से उतरी, विवेक आ गया। उसने करण को देखकर कहा, अच्छा, ये हैं तुम्हारे भाई साहब।
करण का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने बात बदली। राशि आ गई क्या? वह आज देर से आएगी। करण मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। मैं काव्या के पास चली गई। विवेक मेरे हवासों पर ऐसा छाया था कि मेरा दिल काव्या के पास नहीं लगा। मैं उठकर नीचे आ गई। विवेक मेरा हाथ थामकर कहा, रिधिमा, ये शादी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कैसे मिलेंगे? मैंने उसे छेड़ा। मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। उसने बेताबी से कहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुमने 2 मुलाकातों में मुझे दीवाना बना दिया है। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। आपको मालूम नहीं मेरी फैमिली कैसी है, मेरा घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिनों की परेशानी है, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। आप जानते नहीं, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैं गरीब अमीर के फ़र्क को नहीं मानता। मैं शुरू से अपने फैसले खुद करता हूँ। तुमसे शादी के लिए मेरे माँ बाप को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। काफ़ी देर तक हम वहाँ घूमते रहे, फिर लौटकर काव्या के घर आ गए। कुछ देर तक काव्या के पास बैठकर मैं नीचे आई। करण आ चुका था। आज वह ज़्यादा ही खामोश था, खफा भी लग रहा था। मैंने कहा, करण, आपको 2 दिन आना पड़ा, तकलीफ़ हुई, अब कल मत आना। मुझे काव्या बुलवा लेगी, विवेक को भेजकर। वह लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कैसी बदतमीजी से उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था। अरे करण, बड़े लोगों में यह फैशन है, इसे बुरा नहीं समझा जाता। देखो रिधिमा, मैं तुम्हें समझाने का हक तो नहीं रखता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस आदमी पर भरोसा मत करना, वरना धोखा खाओगी। मुझे मालूम है किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं। मुझे समझाने की कोशिश ना करो आप, पर मैं तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो मेरा भला बुरा सोचने वाले? रिधिमा पर विवेक का जादू चढ़ गया था। रिधिमा गुस्से में बकती चली गई। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहा, रिधिमा, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? अब तक की सारी ज़िंदगी तुम्हें सपनों में बसाकर बसर की है। मैं कैसे तुम्हें किसी और का बनता देख सकता हूँ, और ख़ास कर बर्बाद होते कैसे देख सकता हूँ? मुँह देखा है कभी आईने में? तुम्हारा विवेक का क्या मुकाबला? अब बकवास बंद करते हो या मैं नीचे उतर जाऊं? कल मुझे लेने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर कह गया, पर तुम मुझसे ऐसा सलूक ना करो। मैं खामोशी से उतर कर अपने घर चली गई। कपड़े बदल कर माँ के पास आई और उनसे कहा, माँ, मैं कल से करण के साथ नहीं जाऊँगी। मेरी सहेली का भाई लेने आएगा। दूसरे दिन शाम को चमचमाती कार मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने विवेक को फ़ोन करके घर आने को कह दिया था। मैंने माँ से कहा, माँ, मेरी सहेली का भाई मुझे लेने आ गया, मैं जा रही हूँ, लौटने में मुझे देर हो सकती है। माँ बड़बड़ाती रह गई। मैं बाहर निकल गई। जैसे ही हमारी कार बाहर निकली, मैंने करण को एक खंबे के सहारे उदास खड़े देखा। हम काव्या के घर ना जाकर सीधे समंदर किनारे चले गए। वहाँ उसकी शानदार हट थी। ये मेरे लिए एकदम नई दुनिया थी। रात 10 बजे तक हम वहीं रुके और भविष्य के सपने बुनते रहे। वहाँ से मैं सीधे घर आ गई। दूसरे दिन भी यही सिलसिला रहा। मैं काव्या की शादी में भी नहीं गई। मेरी बेरुखी के बावजूद करण चुपचाप हमारी खिदमत करता रहा। पता नहीं उसने पापा से क्या कहा कि वह माँ से कहने लगे, करण बहुत अच्छा लड़का है, देखा भाला है, अच्छा खासा कमाता भी है। मैंने तय किया है कि रिधिमा की शादी करण से ही कर दी जाए। वह सुखी रहेगी और हमारी आंखों के सामने भी। माँ ने ऐतराज़ करना चाहा तो पापा बोले, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। करण रिधिमा को पसंद भी करता है। अपनी बेटियों के लिए किसी शहजादे का रिश्ता तो आएगा नहीं। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं करण से शादी नहीं करना चाहती और वह भी नहीं चाहता। मुझ पर विवेक के इश्क का ऐसा नशा चढ़ा कि जो दिल में आया कह दिया। पापा उस वक्त खामोश हो गए। दूसरे दिन मैं करण के पास गई। मैंने उससे रूखेपन से कहा, तुमने पापा से यह क्यों कहा कि मुझसे शादी करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रिधिमा, और तुम अपनी सहेली की कज़िन से शादी करना चाहती हो। पर याद रखना, वह फ्रॉड है, तुम्हें धोखा देगा। मैं तुम्हारी नसीहत सुनने नहीं आई हूँ,
मैं विवेक से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। बेहतर यही है कि तुम बीच में से हट जाओ। तुम शादी वाली बात के लिए पापा से इनकार कर दो। रिधिमा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी दूंगा। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं यह सोचकर खुश थी कि वह इनकार कर देगा। दूसरे दिन पापा ने करण को घर बुलाकर मुझसे शादी के बारे में पूछा तो उसने उदासी से कहा, अंकल जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे अपना बेटा बनाने की सोची, पर मैंने रिधिमा को अपनी बहन समझा है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप रिधिमा की शादी किसी बड़े घर में करिएगा जहाँ वह खुश रहे। यह भाई उसकी शादी का खर्च उठाने को भी तैयार है। मैं छिपकर सब सुन रही थी। उसने कहा था, कर दिखाया। पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। उन दिनों मैं नौकरी कर रही थी, पर रास्ते में विवेक मुझे पिक कर लेता था और हम घूमने फिरने निकल जाते थे। वह अभी तक मुझे अपने घर लेकर नहीं गया था। एक दिन विवेक अपनी दीदी और जीजाजी के साथ हमारे घर आ गया। मैंने माँ को बता दिया था कि राशि का कज़िन रिश्ता लेकर आएगा। मुझे भी हैरानी हो रही थी कि राशि क्यों नहीं आई, पर मैं चुप रही। मगर माँ ने उनसे पूछ ही लिया। राशि को साथ आना चाहिए था, वह बीच में है, फिर क्यों नहीं आई? आंटी क्या बताएं, खानदान की बात है। राशि नहीं चाहती कि रिधिमा हमारे घर की बहू बने। जब विवेक उसे डांट दिया तो वह चिढ़ गई। उसके घर वाले हमसे नाराज हैं। माँ बोली, लेकिन विवेक के माता पिता कहाँ हैं? भाई, इकलौते बेटे की शादी उनको तो होना चाहिए। तब विवेक के जीजा जी ने कहा, आंटी जी, आप फिक्र ना करें। सासू माँ ने मुझे पूरा हक दे रखा है। ये लीजिए, आप ये खत पढ़ लें, आप समझ जाएंगी। उन्होंने एक खत माँ को पकड़ा दिया। आप लोग ये खत छोड़ जाएं, मैं रिधिमा के पापा को दिखाकर पूछूंगी, फिर कुछ जवाब दूंगी। विवेक की दीदी जीजा ने विवेक के खानदान और उसकी दौलत का ऐसा नक्शा खींचा कि माँ काफ़ी हद तक राजी हो गई। शाम को उन्होंने पापा को वह खत दिखाया और जोर दिया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ कह दें। पापा ने दुनिया देखी थी। इस बात ने उन्हें ज़रा भी प्रभावित नहीं किया। पापा ने बहुत ऐतराज़ उठाया, पर माँ और मेरी जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। माँ ने रिश्ता मंजूर कर लिया। 2 दिन बाद फिर विवेक के दीदी जीजा आए। माँ ने उन्हें अपना फैसला कह सुनाया तो उन्होंने मेरे हाथों में 10,000 रुपये दिए और हीरे की अंगूठी पहनाई। इस तरह से मेरी मंगनी हो गई। माँ को शादी और दहेज की फिक्र सताने लगी, लेकिन विवेक की दीदी ने आकर यह चिंता भी दूर कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, दहेज के नाम पर कुछ नहीं लिया जाएगा। इस तरह मेरी शादी सादगी में संपन्न हो गई। मैं विवेक के घर आ गई। इतना बड़ा घर और शानदार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर में मैं थी और एक बूढ़ी नौकरानी थी। मैं सुहाग सेज पर बैठी विवेक का इंतज़ार कर रही थी कि नौकरानी ने आकर कहा, मैडम जी आप सो जाएं, विवेक जब आएंगे मैं आपको जगा दूंगी। मुझे विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सुहाग सेज पर मैं अकेली उसका इंतज़ार कर रही हूँ और वह गायब है। मैडम जी साहब आ गए। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने आकर बताया। मैं संभल कर बैठ गई। विवेक अंदर दाखिल हुआ। उसके बैठते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह शराब पी कर आया है। आपने शराब पी है? हाँ पी है, तो क्या हुआ? हमारी क्लास में इसे बुरा नहीं समझा जाता। आइंदा इस बारे में कुछ नहीं कहना, न पूछताछ करना। मुझे उससे ऐसे जवाब व लहजे की उम्मीद नहीं थी, पर मैं चुप रही। 1 महीने बाद मेरी मायके वाले आए। सब घर देखकर दंग रह गए। हम सब ने मिलकर होटल में खाना खाया। फिर निकिता ने पूछा, विवेक जीजू, अगर आप इजाज़त दें तो दीदी को हम अपने साथ ले जाएं? विवेक ने खुशी से इजाज़त दे दी। मैं घर पहुंची तो औरतों की भीड़ लग गई। कोई कपड़े देखती तो कोई जेवर देखती। सब तारीफ करती रही। माँ खुश होती रही। शाम को विवेक को लेने आना था। माँ ने रात के खाने का अच्छा इंतज़ाम किया। करण ने सामान लाने का जिम्मा खुद ही उठा लिया। वह 3-4 आइटम खुद ही बाजार से लेकर आ गया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, नजरें झुकाकर देखता रहा।
जब विवेक आया तो मोहल्ले के बच्चे उसकी गाड़ी घेर कर शोर मचाने लगे। उनके लिए यह बड़ी चीज़ थी। यह देखकर विवेक को गुस्सा आ गया। वह चीख कर बोला, अब कभी इस चिड़िया खाने में नहीं आऊँगा। बड़े बेहुदा बच्चे हैं इस मोहल्ले के। उसी वक्त करण भी आ गया। उसने करण से हाथ मिलाने के बजाय उसका हाथ झटक दिया। विवेक ने पापा से पूछा, ये साहब कौन है? पापा ने कहा, बेटा ही समझो, बचपन से घर आता जाता है। अच्छा, तुम वही हो जो काव्या की शादी में रिधिमा को छोड़ने आए थे। उस दिन किसकी गाड़ी चुरा कर लाए थे? देखिए, हम गरीब जरूर हैं पर शरीफ हैं, चोरी नहीं करते। आप बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चोर वो होते हैं जो गरीबों की दौलत समेट कर अमीर बनते हैं। वह तन कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता जहाँ बाहर के लोग मेरी बेइज्जती करें। चलो। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही यह सब सोच कर आया था। सब रोकते रह गए। विवेक मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर लेकर आ गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, यह आपको क्या हो गया था? आपने सबकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती होती है इज्जत वालों की। खैर, आज के बाद तुम घर वालों से और करण से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगी। न तुम वहाँ जाओगी, न वहाँ से कोई यहाँ आएगा। यह छोटी बात नहीं थी। मैं विवेक से खूब लड़ी। बड़ी मुश्किल से वह इस बात पर राजी हुआ कि कभी कभी वह खुद मुझे माँ से मिला कर ले आएगा, लेकिन अकेले नहीं जाने देगा। विवेक मुझे प्यार दे रहा था, इतने नाज उठा रहा था कि मैंने उसकी यह शर्त भी मंजूर कर ली। 3 महीने बड़े आराम से गुजरे। वह मुझे एक बार माँ से मिला कर ले आया। फिर एक दिन बोला, हमें यह कोठी छोड़कर फ्लैट में जाना है। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि यह कोठी किराए की थी। मुझे इतना अच्छा घर छोड़ने का दुख तो हुआ, पर फ्लैट भी बहुत शानदार था, वह भी किराए का था। फ्लैट में आकर मुझे विवेक ज़्यादा मुतमईन दिख रहा था। वह सारा दिन बाहर रहता था। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, आप तो कहते थे आप कोई काम नहीं करते, फिर सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? तब वह गुस्से से बोला, ये सब बातें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, रोक नहीं रही। मैं तुम पर बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, उसे वसूल करने के जुगाड़ में लगा हूँ। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप रही। ज़्यादा पूछो तो चिढ़ जाता था। एक दिन उसने मुझे तैयार होने को कहा और एक शानदार पार्टी में लेकर आ गया। शादी के बाद वह मुझे पहली बार कहीं लेकर निकला था। इस पार्टी में बड़ी बेशर्मी व बेहूदगी थी। सब शराब पी रहे थे, डांस कर रहे थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने विवेक से कहा, यहाँ से चलिए, मेरा दिल घबरा रहा है। थोड़ी देर में सब ठीक लगेगा। मेरे साथ रहना है तो ऐसी पार्टियाँ की आदत डाल लो। मैं डर कर चुप हो गई। मैं करण को मनमाना सुना सकती थी, विवेक को नहीं। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, पर उस रात विवेक ने मुझे जिद करके शराब पिला दी। मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मुझे होश आया तो एक अजनबी मेरे साथ था। घर खाली पड़ा था। मैं घबरा कर उठी और उससे पूछा, विवेक कहाँ है? अभी आता ही होगा, पहले तुम फ्रेश हो लो। अजनबी ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैं अपनी तकदीर पर आंसू बहाने लगी। विवेक की असलियत अब सामने आ गई थी। विवेक आया तो मैं दौड़कर उससे लिपट गई। आओ चलो घर चले। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ी। वह मेरे पास आकर बोला, रोती क्यों हो? इसे हमारी क्लास में बुरा नहीं समझते, ये गलत है। इससे ताल्लुकात बनते हैं और काम निकाले जाते हैं। मैंने गुस्से से कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं देखती हूँ तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। उसने मुझे चंद तस्वीरें दिखाई। अगर तुमने कदम बाहर निकाला तो सब तस्वीरें अखबारों में आ जाएंगी। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और तुम्हारे माँ बाप बेमौत मर जाएंगे। बहन घर पर ही बैठी रह जाएगी। बस करो विवेक, रहम करो मुझ पर। ठीक है, मैं जो कहता हूँ चुपचाप करती रहो। बदनामी के डर ने मुझे खामोश कर दिया। इसका कारोबार अब मेरी समझ में आया। वह गरीब लड़कियों से शादी करता था और उनसे दौलत कमाता था। वह अकेला नहीं था, पूरा एक गिरोह था। विवेक उसका एक मेंबर था। यह सब मुझे उस वक्त पता चला जब वह मुझे इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट लेकर गया। वहाँ मेरी जैसी 4 लड़कियाँ और थी।
यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि उसका ये धंधा बड़े पैमाने पर चलता है। कितने ही बड़े व नामवर लोग उसके यहाँ आते थे, लड़कियाँ उनके पास जाती। इन बड़े व सरकारी लोगों की उस पर मेहरबानी थी, जिनकी वजह से उसका कुछ नहीं होता था। लड़कियाँ इस गौरख धंधे में मकड़ी के जाले में मक्खी की तरह फंसी हुई थीं। बहुत ही सावधानी से सारा इंतज़ाम किया जाता था। इस काम के लिए पुलिस वालों की रकम तय थी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ देखा कि नाम ले देती तो जिंदा भी नहीं बचती। इतने असरदार लोगों के पास से भाग निकलना मेरे पूरे घर को मौत की दावत देना था। मैंने इस ज़िंदगी को नसीब समझकर कबूल कर लिया। कभी कभी घर चली जाती। मेरे गरीब माँ बाप मेरे कपड़े व गाड़ी देखकर खूब खुश थे। दिल चाहता पैसों से उनकी मदद करूं, मगर ये कमाई देने का दिल नहीं मानता था। करण को देखकर अफसोस होता। वह उदास अकेला उसी तरह मेरे माँ बाप की मदद करता रहा। काश मैंने करण से शादी कर ली होती तो आज कितनी सुखी होती। वह सच कहता था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब तो अपने आप से शर्म आने लगी थी। मुझे माँ बाप को ना आने की वजह बताने में मुश्किल होने लगी थी। कभी कभी लगता कि सच कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मैंने घर में बता दिया कि मैं दुबई जा रही हूँ। इस तरह अपने घर वालों की नज़रों में मैं हमेशा के लिए दुबई चली गई। कुछ दिनों से विवेक बहुत परेशान नज़र आ रहा था। कई बार फ़ोन पर उसे धमकियाँ मिलती थी। गिरोह के लोगों का आना जाना और मीटिंग बहुत बढ़ गई थी। बड़े लोगों से अकेले में खूब बहस होती। इन बातों से मुझे मालूम हो गया कि मामला बहुत गंभीर है। आखिर एक दिन सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि दूसरे शहर से एक असरदार आदमी ने उस इलाके में आकर यही धंधा शुरू कर दिया था, जिन्हें विवेक पैसे भरता था। अब पैसे खाने वालों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस आदमी का दबदबा और दहशत बहुत ज़्यादा था। उसका गिरोह भी शातिर था। मैं 4 सालों से विवेक के साथ थे। इतना तो जानती थी कि गैंगवार के नतीजे क्या हो सकते हैं। एक दिन विरोधी गुट ने हमारे फ्लैट पर हमला कर दिया। यहाँ भी सब तैयार बैठे थे। दोनों तरफ से खूब गोलियां चली। शुक्र है कोई मरा नहीं, केवल एक लोग घायल हुए। ये तो केवल एक ट्रेलर था, असल जंग तो बाद में शुरू होगी, विवेक के एक साथी ने कहा। तब विवेक ने चिंता से कहा, फैसला हमारे हक में नहीं होगा, क्योंकि पुलिस और बड़े लोग अब हमारे साथ नहीं हैं। तो क्या हम मैदान छोड़ देंगे बॉस? अक्लमंदी इसी में है। कोई दूसरा मजबूत सहारा मिलने के बाद फिर नए जोशी से खड़े होंगे। विवेक का इरादा वह जगह छोड़ देने का था, पर उसी रात को पुलिस का छापा पड़ गया। विवेक और उसके साथी मारे गए। हम 4 लड़कियां पुलिस के हत्थे चढ़ गई। अखबार व मीडिया को एक रंगीन कहानी मिल गई। हमारी तस्वीरें अखबार व टीवी का मसाला बन गई। हमें थाने ले जाया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। मैं रो रो कर बेहाल थी। ये खबर मेरे घर तक पहुंच गई थी। उनका क्या हाल होगा? मैं यहाँ से निकलकर कैसे मुंह दिखाऊंगी? हम जैसी लड़कियों से मिलने कौन आता है? लेकिन मुझे हैरत हुई। करण मुझसे मिलने आया। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें मुंह दिखाने की काबिल नहीं रही। नहीं, ऐसा ना कहो। यह तो एक हादसा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। तुम परेशान ना हो। सब घर वाले क्या कहते हैं मेरे बारे में? कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैं यहाँ से निकलकर घर नहीं आ सकती। पागल मत बनो। जब मैं हूँ तो फिक्र ना करो। अच्छा वकील करके मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। असल में वकील करने की नौबत ही नहीं आई। 1 महीने बाद हमें बिना कोई मुकदमा चलाए छोड़ दिया गया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे घर वालों ने मुझे धिक्कारा नहीं, बल्कि मुझे कबूल कर लिया। नहीं तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गए। उसके बाद मेरे घर में करण से मेरी शादी का जिक्र छिड़ गया। मेरे माँ बाप की मजबूरी, मेरी हालात और अपनी मोहब्बत की खातिर करण मुझे सहारा देने को तैयार हो गया। लेकिन अब मैं अपने को उस महान आदमी के लायक नहीं समझती थी। कहाँ वह सीधा साधा इंसान और कहाँ मैं गुनाहों की कीचड़ में लिथड़ी हुई। मैंने इनकार कर दिया। उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, करण, तुम मुझे अपने ही नज़रों में मत गिराओ। मैं कीचड़ में पड़ा मुरझाया नोचा खसोटा एक फूल हूँ।
मुझे हाथ लगाओगे तो तुम खुद गंदे हो जाओगे। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं। तुम शायद मेरे नसीब में नहीं थे। तभी तो मैंने हीरा ठुकरा कर पत्थर चुना था। अब मैं ठुकराने जाने के लायक हूँ। नहीं रिधिमा, नहीं। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। बस तुम राजी हो जाओ। 1 महीने बाद करण के साथ मेरी कोर्ट मैरिज हो गई। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन अतीत परछाई बनकर साथ चलती है। विश्वास है कि इन सब से एक ना एक दिन उबर जाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।